अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इसका पहला मॉड्यूल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि रिलैक्स करें स्केलेटल मसल्स को। फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स and the other one is spasmolytics. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ऑन द अदर हैंड स्पैज्मोलिटिक्स एक्ट्स ऑन CNS। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं मसल relaxation, or you can say paralysis। when कब कब ये करते हैं? फर्स्टली जब हमें फैसिलिटेट करना हो सर्जरी को। ऑब्वियसली सर्जरी जब हमने करनी है तो हमें हमारे पास स्केलेटल मसल्स जो है रिलैक्सेशन चाहिए, वो रिलैक्स्ड होने चाहिए। सेकेंड वन इज टू असिस्ट द वेंटिलेशन। And the last one is tracheal intubation। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हम लोग मसल की रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं कब कब, जब हमने फैसिलिटेट करना हो सर्जरी को, वेंटिलेशन में असिस्टेंस चाहिए हो और ट्रेकियल इंट्यूबेशन के वक्त। अब स्पैज्मोलिटिक्स ये क्यों यूज़ करते हैं? अब स्पैज्मोलिटिक्स का काम है, अब देखिए हमें पता है स्पैज्म, इसके नाम में आ रहा है स्पैज्म मीन्स एक रिजिडिटी आ जाती है, टोन मसल की इंक्रीज हुई होती है, तो हमने उस टोन को डिक्रीज करना है। तो स्पैज्मोलिटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं CNS पे एक्ट करके ये रिड्यूस करते हैं मसल टोन को, बट इट डज नॉट रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ। ये इसका मेजर डिफरेंस हमने पढ़ लिया है। अब सेकेंडली अगर बात करें तो आपने शायद पढ़ा होगा पहले भी, हमारे पास ड्रग्स जो हैं या तो वो क्वाटनरी अमाइंस होते हैं या तो वो टर्शरी अमाइंस होते हैं। क्वाटनरी अमाइंस वो ड्रग्स होते हैं जो कि CNS में एंटर नहीं कर सकते, जबकि जो टर्शरी अमाइंस होते हैं वो एंटर कर जाते हैं CNS में। इसका मतलब क्वाटनरी अमाइंस क्योंकि ये एंटर नहीं करते CNS में, इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं है CNS पे, जबकि टर्शियरी अमाइन के एडवर्स इफेक्ट हैं। हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं दैट आर क्वाटनरी अमाइंस, हाईली पोलर होते हैं ये ड्रग्स। अगर हम अब इसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की और स्पैज्मोलिटिक्स की दोनों की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करने लगे हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में। एक हमारे पास है नॉन डीपोलराइजिंग, अनदर वन इज डीपोलराइजिंग। इसी तरह स्पैज्मोलिटिक्स भी फर्दर टू टाइप्स में होते हैं, एक हमारे पास फॉर द क्रॉनिक यूज एंड अदर वन इज फॉर द एक्यूट यूज। नॉन डीपोलराइजिंग भी फर्दर आगे से दो टाइप्स के कह लो होते हैं, लॉन्ग एक्शन और एक इंटरमीडिएट एक्शन। इसी तरह क्रॉनिक यूज भी आगे फर्दर दो तरह के होते हैं, एक जो कि एक्ट करें CNS पे, दूसरा जो कि मसल एक्शन परफॉर्म करें। इसकी एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन आपको बताइए। अब हम इनमें ड्रग्स की बात कर लेते हैं जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास प्रैक्टिस में यूज़ हो रहे हैं। अगर लॉन्ग एक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास है ट्यूबोक्यूरारेन, इंटरमीडिएट में रोक्यूरोनियम, डीपोलराइजिंग में हमारे पास मोस्ट फेमस, सबने जगह जगह बार बार इसका नाम सुना होगा, विच इज सक्सीनाइल कोलिन। इस तरह CNS में जो एक्ट कर रहे हैं स्पैज्मोलिटिक क्रॉनिक यूज में दैट इज बेक्लोवेन, डायजेपैम एंड टाइजेनिडीन।
मसल एक्शन में हमारे पास एक ड्रग इन्होंने बुक में बताई है, दैट इज़ डेंट्रोलीन। वैसे तो इसमें और भी काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, लेकिन बुक में जो मेंशन ड्रग्स हैं वो यही हैं। अब अगर हम इन ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स की बात करें तो ये पारेंटरली दी जाती हैं। इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये इसका मेटाबॉलिज्म बाइल के थ्रू भी हो जाता है, किडनी के थ्रू भी होता है, और इसके अलावा हेपेटिक भी होता है। बाइल में हमारे पास हमने जो प्रीवियसली पढ़ा रोक्यूरेनियम, विच इज़ एन इंटरमीडिएट एक्शन नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग। इसका मेटाबॉलिज्म है 10 to 20 मिनट्स का। किडनी में हमारे पास होती हैं पैनक्यूरोनियम एंड ट्यूबोक्यूरारेन। इसकी हमारे पास टाइमिंग्स होती हैं 35 to 60 मिनट्स। इस तरह हेपेटिक में भी होती है, विच इज़ एट्राक्यूरियम, लेकिन हम इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्योंकि एट्राक्यूरियम बहुत रैपिडली ये कन्वर्ट हो रही होती है इनटू द लोडेनोसिन। बहुत रैपिडली इसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है इनटू द लोडेनोसिन, लेकिन लोडेनोसिन के इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है सीयर्स, तो हम इसको यूज़ नहीं करते। इसकी निस्बत हम एट्राक्यूरियम का एक स्टीरियो आइसोमर्स यूज़ करते हैं, विच इज़ सिस एट्राक्यूरियम। ये कॉमनली प्रैक्टिस में यूज़ हो रहा है क्योंकि इसके लेस लाइकली एडवर्स इफेक्ट हैं, एज ये उतनी रैपिडली इसकी जो है ब्रेकडाउन नहीं होती। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा मैंने इस एक प्रॉपर शीट में, एक प्रॉपर नोट के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर। अब अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें, नॉन डिपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग की, तो इसके नाम से पता लग रहा है नॉन डिपोलराइजिंग, इसने एक्शन पोटेंशियल वहाँ पे नहीं होने देना है। जब एक्शन पोटेंशियल ही नहीं होगा तो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी, मसल ट्विचिंग नहीं होगी, अल्टीमेटली स्केलेटल मसल रिलैक्स कर जाएंगे। तो इसने अब काम कैसे करना है, हमें पता है कि नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास मोटर एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर आके अटैच होता है, क्या अटैच होता है, एसिटाइलकोलिन, और वही फर्दर जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन ब्ला 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 होता रहता है। लेकिन अब अगर हम ये ड्रग्स देंगे, इन ड्रग्स ने क्या करना है, ये ड्रग्स एंटागनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स के एज एन एंटागनिस्ट एक्ट करते हैं। ये जाके बाइंड करेंगे, हमारे पास अगर रिसेप्टर है निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। अब ये नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स जो हैं वो जाके बाइंड करेंगे इन रिसेप्टर्स पे, और ये करेंगे एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देंगे, होने ही नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह ये एक्ट करते हैं। अब इसने अपना एक्शन परफॉर्म तो करना है, अब कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले अफेक्ट होंगे हमारे पास स्मॉलर मसल्स। स्मॉलर मसल्स से ये जाता है लार्जर मसल्स की तरफ, और सबसे लास्ट पे कौन क्या होता है, डायफ्राम। जैसे जैसे ड्रग्स का असर खत्म होता जाएगा तो ये बिल्कुल इसका ना रिकवरी जो है वो बिल्कुल रिवर्स होगी। यानी कि सबसे पहले एक्शन कैसे हो रहा था, स्मॉल मसल्स से लार्जर मसल्स की तरफ, तो जब रिकवरी होगी तो सबसे पहले लार्जर मसल्स रिकवर करेंगे, फिर अल्टीमेटली वो स्मॉलर मसल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये हमने बात करी नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स की। अच्छा, अब इसमें एक और बात है कि ये जो मोड ऑफ एक्शन है ना नॉन डिपोलराइजिंग का, ये हमारे पास क्या है, सरमाउंटेबल ब्लॉकर्स हैं। या आपने बुक में लफ्ज़ शायद आपने पढ़ा हो, इसका मतलब ये होता है कि हम इसके एक्शन को रोक सकते हैं कैसे, अगर हम एगनिस्ट के लेवल को ज़्यादा कर दें। हमने पढ़ा है ना कि ये एंटागनिस्ट है, तो हम इसके एक्शन को, इसके इफेक्ट को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगर हम एगनिस्ट के लेवल्स को ज़्यादा कर दें, तो अल्टीमेटली इसका एक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डीपोलराइजिंग की। अच्छा, डीपोलराइजिंग नाम से पता लग रहा है इसने जो है जाके एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट करना है, मसल ट्विचिंग, फेसिकुलेशन, इसने सब चीज़ें करवानी है। लेकिन अब ये जो है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें तो मसल रिलैक्सेशन चाहिए। अब इसने मसल रिलैक्सेशन कैसे कोर्स करनी है, अब ये डीपोलराइजिंग है, अब इसने क्या करना है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर का एगनिस्ट है,
हमने नॉन डिपोलराइजिंग में पढ़ा था कि वो एंटागनिस्ट है, जबकि ये एगनिस्ट है। इसने क्या करना है, ये जाके बाइंड करेगा जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ, तो सबसे पहले ये इनिशियल डीपोलराइजेशन करवाएगा, उसके बाद मसल ट्विचिंग करवाएगा, यानी मसल ट्विचिंग और फैसिकुलेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, ये परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन करवाता रहेगा, यानी कि सक्सिनाइलकोलिन आके बाइंड हुआ, वहाँ पे जो है डीपोलराइजेशन हुई, फिर ऐसे होता गया, जब बार बार डीपोलराइजेशन वहाँ पे होती रहेगी, यानी कि परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगी, इसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर्स की फटीग हो जाएगी, थक जाएंगे। हम बार बार काम करें हम थक जाते हैं, मुसलसल काम करें हम थक जाते हैं, इसी तरह रिसेप्टर्स भी थक जाएंगे। जब रिसेप्टर्स की फटीग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगी, मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन एक्ट करता है। अच्छा, अभी तक हमने जितना मोड ऑफ एक्शन दोनों का पढ़ा, नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग का, ये सारा मैंने एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें मैंने और भी चीज़ें मेंशन कर दी हैं जो कि बुक में मेंशन है, जो कि शायद मैंने ना बताया हो, लेकिन मैंने इन नोट्स में मेंशन कर दिया है। आज हमने पहले बात कर ली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के मोड ऑफ एक्शन की, तो हम स्पैस्मोलिटिक ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमने इनमें 4 तरह की ड्रग्स पढ़ी थी, जिसमें बैक्लोफेन, डायज़ेपम, टाइज़ानिडीन। अब बैक्लोफेन हमारे पास गाबा एगनिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, कहाँ पे, एट बोथ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। अब इसने क्या करना होता है, ये मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन करता है। हमें पता है जब हाइपरपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, पोटेशियम का ई फ्लक्स यानी पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाएगा और इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम रिड्यूस हो जाएगा प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर पे, जबकि पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गाबा को। अगर हम डायज़ेपम की बात करें तो इसने भी गाबा के जो इनहिबिटरी एक्शन को फैसिलिटेट करना होता है, कैसे, बाय इंटरेक्शन विद द गाबा रिसेप्टर। टाइज़ानिडीन की बात करें तो ये अल्फा-2 एगनिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये रीइंफोर्स करता है बोथ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन को। ड्रेंट्रोलिन की बात करें तो ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करता है, और वहाँ पे क्या करता है, ये डिक्रीज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय इंटरेक्शन विद द रैनोडिन रिसेप्टर। अब इसका देखें, अब ये ड्रेंट्रोलिन कहाँ पे यूज़ होता है, इसको हम लोग मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता जा रहा होता है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो है ना डेंट्रोलिन यूज़ करते हैं। और साथ ही इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये हमारे पास सेडेशन, बस एडिक्शन भी कॉज कर सकता है, इसके अलावा मसल वीकनेस कॉज सकता है, हाइपरटेंशन कर सकता है, माउथ की ड्राइनेस कॉज कर सकता है, इसके अलावा हमारे पास डिजीनेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो स्पैस्मोलिटिक ड्रग्स हैं ये हम लोग किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जब कोई बहुत क्रॉनिक स्पैज़म हुआ बॉडी में, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हो गए। अब इसको हम एक्यूट कंडीशंस में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए बुक में कुछ ऐसे ड्रग्स भी मेंशन हैं जिनको हम एक्यूट मसल स्पैज़म की कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। ये इनके साइक्लोबेंजाप्रीन और फेनेड्रीन एक्सेट्रा ये हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमें पता है एक स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, ये उसको इनहिबिट करता है, ऑरली हम इसको यूज़ करते हैं। ये करेगा, सिडेशन कोज करेगा, इसका एंटी मस्कुरेनिक एक्शन होगा, साथ साथ इसकी टॉक्सिसिटी भी है, जैसे कि ये कन्फ्यूजन कोज करता है, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती है, जैसे ओके। अभी तक हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी, स्पैस्मोलिटिक ड्रग्स भी, उनके टॉक्सिसिटी यूजेस वगैरह वगैरह। हमने हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स थे उनकी हम लोगों ने टॉक्सिसिटी नहीं पढ़ी, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सिनाइलकोलिन की टॉक्सिसिटी, जो कि बार बार क्वेश्चन आता है प्रॉफ्स में, सब लोग फेवरेट क्वेश्चन है ये उनका, यूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन है। अब इसकी टॉक्सिसिटी में हमारी रिजिडिटी है, ठीक है, हाइपोटेंशन, मसल फटीग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सलाइवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट, हाइपरकलीमिया, इंक्रीज इंट्रागैस्ट्रिक एंड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब इसमें देखो, अब इसका एक मेन चीज़ है इसकी टॉक्सिसिटी में, देखें, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैंने प्रीवियसली बताया, जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया कि इसका ट्रीटमेंट डेट्रोलिन है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या हो रहा है, देखो, इन कैल्शियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ हो रहा है। अभी होता किस वजह से है,
अब सक्सिनाइलकोलिन समटाइम्स जो है ना, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि जो हम एनेस्थीसिया पर्सन को दिया होता है, तो ये सक्सिनाइलकोलिन क्या करता है, उसके साथ जाके इनकी इंट्रैक्शन हो जाती है। जब इनकी इंट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये एक साइड इफेक्ट आता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल्स के बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, कि सारी इसकी टॉक्सिसिटी है। इसके साथ ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है दूसरे ड्रग्स की, बट MCQ में आ सकती है, तो ये भी आप नोट में अपने मेंशन कर लें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। आई होप मैंने चीज़ों को ईजी बनाया होगा आपके लिए, जितना मेरे से हो सका मैंने उतना ईजी किया है। तो ये एक शीट पे जितनी चीज़ें मेंशन है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन की, दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने एक हर पॉइंट को इसमें ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें आपके MCQs भी SCQs भी सब कुछ कवर हो जाएंगे। थैंक यू।